नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया का समय कब से कब तक रहता है? तो मॉडर्न इंडिया का समय जो रहता है वो रहता है 1707 से लेकर 1947 तक का, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1947 तक का जो समय होता है वो आप लोगों का मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत कहलाता है। तो आधुनिक भारत स्टार्ट होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद मुग़लों का जो है वो पतन होना स्टार्ट हो जाता है और उसी वजह से फिर वहीं से मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो 1707 से लेकर 1885 तक में पढ़ते हैं मुग़लों का पतन और अंग्रेज़ों का उदय, उसके बाद में स्वतंत्र राज्य और उसके बाद में 1857 का विद्रोह। और 1857 से लेकर 1885 से लेकर 1947 तक पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये इस तरीके से डिवाइड करके बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग पढ़ी है आप लोगों की मुग़लों का पतन, जो 1707 से लेकर 1857 तक का समय है यहाँ पर। तो मुग़लों के पतन के क्या क्या कारण रहे हैं वो यहाँ पर देखिए, हमने कुछ 4-5 कारण हैं जो मुख्य वो नोट कर रखें, फिर इनको समझाते हुए भी और चलेंगे। तो देखिए, मुग़लों के पतन के जो मुख्य कारण हैं उसमें से सबसे पहला कारण है औरंगजेब की नीतियाँ। औरंगजेब की नीतियाँ जो थीं वो औरंगजेब की नीतियाँ इस टाइप की थी कि सिख और मराठा औरंगजेब से खिलाफ रहते थे, यानी कि मुग़लों से खिलाफ रहते थे, ठीक है, उनका विरोध करते रहते थे या मुग़लों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते थे। उसके बाद औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी, औरंगजेब के बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए वो सारे के सारे अयोग्य हुए उत्तराधिकारी और अक्षम हुए। उसके बाद में दरबार में गुटबंदी, मराठों का उत्थान, विदेशी आक्रमण कहने का मतलब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इनके आक्रमण और यूरोपीय कंपनियों का आगमन वह वजह भी रहा। और सबसे मेन वजह जो मुख्य कारण रहा वो रहा इसके अयोग्य और अक्षम शासक, यानी कि इसके बाद जो उत्तराधिकारी बने वो सारे के सारे अयोग्य, अक्षम और निर्लज्ज कहलाए, यानी कि निर्लज्ज साबित हुए, जिसकी वजह से इसका शासन यानी कि इसका साम्राज्य जो था वो एकदम तीव्र गति से पतन की ओर बढ़ने लगा। और ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के समय पतन पे नहीं था, औरंगजेब के समय में ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उसकी जो कुछ नीतियाँ थीं, गलत नीतियाँ थीं, उसकी वजह से ही जो मुग़ल साम्राज्य था वो पतन पर था। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था कि आने वाले उसके शासक जो थे वो उसको ना संभाल सकें, लेकिन आने वाले शासक जो थे वो सारे के सारे अयोग्य साबित हुए और उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि साम्राज्य की व्यापक सीमाएं थी, यानी कि साम्राज्य जो था उसकी बहुत व्यापक सीमाएं थी। क्योंकि उस टाइम पर औरंगजेब के समय जो मुग़ल साम्राज्य था वो 21 सूबों में हुआ करता था, 21 प्रांतों में हुआ करता था। उसमें से एक था अफ़गानिस्तान और 14 थे नॉर्थ इंडिया में और 6 थे साउथ इंडिया में, यानी कि 21 सूबे हुआ करते थे। आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर मुग़लों का अधिकार था, कुछ तटवर्ती इलाकों को छोड़कर जहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो व्यापक सीमाएं होने की वजह से भी जो अयोग्य शासक हुए वो उसको ना संभाल पाए और सेना का नेतृत्व भी नहीं हो पाया उसके बाद। और उसके बाद आने वाले समय में जो इसके उत्तराधिकारी हुए उनको लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई होती रही, ठीक है, हमेशा उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई होती रही और गुटबंदी होती रही। तो ये कारण रहे मुख्य कारण जिसकी वजह से मुग़लों का पतन हुआ, ठीक है, ये जो मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से मुग़लों का पतन हुआ। तो मुग़लों का पतन हुआ तो स्टार्ट करते हैं औरंगजेब की मृत्यु से, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कारण हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं औरंगजेब की मृत्यु से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तीन मार्च 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब इन अहमदनगर, महाराष्ट्र। तीन मार्च 1707 में औरंगजेब की क्या होती है? मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को, कहाँ पर? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, जिसमें से मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान जो इसके पुत्र थे 2, वो इसके जीवन काल में ही चल बसे थे, यानी कि मर गए थे। उसके बाद में इसके 3 पुत्र बचे थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। तो जो
इसके 2 पुत्र थे। उसी में से मोहम्मद अकबर ने एक बार इसके खिलाफ 1681 में विद्रोह किया था और विद्रोह करके वो बांग्लादेश भाग गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो इसके 3 पुत्र बचे हुए थे उसके बारे में। औरंगजेब के जो 3 पुत्र थे उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक था इसका मुअज्जम, दूसरा था आजम, तीसरा था कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम जो था और आजम और कामबख्श, इसके ये 3 पुत्र थे इसके मरने के बाद, और इनको लेकर उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हुई। तो मुअज्जम जो था ये काबुल का सूबेदार हुआ करता था। आजम जो था ये गुजरात का सूबेदार हुआ करता था। कामबख्श जो था ये बीजापुर का सूबेदार हुआ करता था। मुअज्जम काबुल का सूबेदार, आजम गुजरात का सूबेदार, कामबख्श बीजापुर का सूबेदार हुआ करता था। कहाँ का सूबेदार हुआ करता था? बीजापुर का सूबेदार हुआ करता था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद में इनको लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर इनके बीच में लड़ाई शुरू हुई। तो 1707 में क्या हुआ? मुअज्जम और आजम के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसको जजाओं का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो 1707 में एक युद्ध हुआ। कौन सा? जजाओं का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? मुअज्जम और आजम के बीच में, जिसमें आजम हार गया और मुअज्जम जीत गया। तो जजाओं का युद्ध लड़ा, आजम को इसने मृत्यु कर दी और ये जीत गया। उसके बाद में ये शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। कौन? मुअज्जम। किस नाम से गद्दी पर बैठा ये? शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। कब से कब तक रहा ये? 1707 से लेकर 1712 तक। कौन? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से कौन बैठा? मुअज्जम। गद्दी पर कौन बैठा? मुअज्जम। क्यों? क्योंकि इसने 1707 में उत्तराधिकारी को, सक्सेसर को लेकर लड़ाई हुई। उसके बाद में क्या हुआ? इसने आजम को डिफीट कर दिया या उसकी हत्या कर दी, और ये शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद क्या हुआ? गद्दी पर बैठने के बाद 1709 में, यहाँ पर लिख लीजिए, 1709 में इसने अपने तीसरे भाई कामबख्श की भी हत्या कर दी। हैदराबाद के निकट कामबख्श की हत्या कर दी। 1709 में इसने कामबख्श की भी हत्या कर दी थी। तो ये जो बादशाह बना था ये 63 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना था। कितनी वर्ष की आयु में? 63 वर्ष की आयु में ये मुगल बादशाह बना था। कौन? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। इसी को बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। इतिहास में बूढ़ा बादशाह नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम। इसी को बूढ़ा बादशाह कहा जाता है। इसके बाद में इसी को शाह बेखबर कहा जाता है। इसी को शाह बेखबर कहा जाता है। इसको शाह बेखबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको अपने साम्राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हमारे साम्राज्य का जो क्षेत्र वो कहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ है, इसीलिए इसको शाह बेखबर भी कहा जाता है। तो 63 वर्ष की आयु में ये बादशाह बना, बूढ़ा बादशाह कहा जाता है, शाह बेखबर भी कहा जाता है।
ठीक है, शाह बेखबर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसको बूढ़ा बादशाह किसने कहा था? एक हिस्टोरियन थे कफ़ी खां। तो कफ़ी खां के द्वारा इनको बूढ़ा बादशाह कहा गया था। बूढ़ा बादशाह किनके द्वारा कहा गया था? इनको कफ़ी खां के द्वारा बूढ़ा बादशाह कहा गया था। और इसी ने मेल मिलाप की नीति अपनाई। मेल मिलाप की नीति अपनाई। इसने मेल मिलाप की नीति क्या अपनाई? 1679 में औरंगजेब के द्वारा जो साहू था उसको अरेस्ट किया गया था और उसको कैद में रखा गया था, मुगल कैद में। लेकिन इसके बादशाह बनने के बाद ही 1707 में इसने क्या किया? साहू को छोड़ दिया और मराठों से संधि कर ली, मेल मिलाप की नीति अपनाई मराठों के साथ। किसने? बहादुर शाह ने या शाह आलम प्रथम ने साहू को छोड़ दिया। साहू जाके बन गया मराठों का अगला शासक। ठीक है, जो कहलाया छत्रपति साहूजी महाराज। ये कौन था? शिवाजी का ये पौत्र हुआ करता था। कौन? साहू। 1707 में इसने जब बादशाह बना इसने साहू को छोड़ दिया और 1707 में इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई या संधि की। ठीक है, तो 1707 में इसने क्या किया? सिखों के गुरु हुए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, उनके साथ इसने क्या की? मेल मिलाप की नीति अपनाई, उनके साथ संधि की। ठीक है, सत्रह सात में गुरु गोविंद सिंह से मेल मिलाप की नीति अपनाई। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये वही गुरु गोविंद सिंह थे मुगलों के विरुद्ध में जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इनका सेनापति हुआ करता था एक गुरु गोविंद सिंह ने, यहाँ पर लिख लीजिए, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। किसके विरुद्ध में? मुगलों के ही विरुद्ध में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। और इनका सेनापति हुआ करता था बंदा सिंह बहादुर। सेनापति का नाम क्या था इनके? इनके सेनापति का नाम था बंदा सिंह बहादुर, जो इनका सर्वेंट भी हुआ करता था, नौकर भी हुआ करता था। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, तो 1707 में जब गुरु गोविंद सिंह से मेल मिलाप की नीति अपनाई, सब कुछ ठीक बढ़िया चल रहा था। लेकिन क्या हुआ? अचानक से 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर। ठीक है, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर। किसके द्वारा? अजीम खान व्यक्ति के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई 1708 में। सत्रह सौ आठ गुरु गोविंद सिंह डाइड। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जो बहादुर शाह या शाह आलम की मेल मिलाप की नीति थी वो पूरी तरह से विफल हो गई। बंदा सिंह बहादुर था, वो फिर संघर्ष करने लगा मुगलों के खिलाफ, फिर वो उठ खड़ा हुआ मुगलों के खिलाफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी मेल मिलाप की नीति बंदा सिंह बहादुर ने विफल कर दी और संघर्ष के लिए खड़ा हो गया वो। तो उसने क्या किया? फिर
1710 में बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया? सरहिंद पर अधिकार किया। सरहिंद पर अधिकार किया किसने? बंदा सिंह बहादुर के द्वारा। बंदा सिंह बहादुर के द्वारा सरहिंद पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर के द्वारा सरहिंद पर अधिकार कर लिया गया, जो कि पंजाब के लुधियाना के पास था। उसके बाद इसने गुरु गोबिंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1712 में लाहौरगढ़ में बहादुर शाह के द्वारा गुरु गोबिंद सिंह को पराजित किया गया। बंदा बहादुर को पराजित किया। बंदा बहादुर को पराजित किया 1712 में लाहौरगढ़ में। और इसी दरमियान, इसी अभियान के जस्ट बाद 1712 में ही बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1712 में ही इसी अभियान के बाद बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम की मृत्यु हो गई। और एक हिस्टोरियन थे सिडनी ओवन, उन्होंने कहा था ये मुग़ल साम्राज्य का अंतिम बादशाह है। एक हिस्टोरियन थे सिडनी ओवन, उन्होंने कहा था ये मुग़ल साम्राज्य का अंतिम बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। किसके द्वारा ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? सिडनी ओवन के द्वारा, कि ये मुग़ल साम्राज्य का अंतिम बादशाह है जिसके बारे में कुछ अंतिम शब्द अच्छे कहे जा सकते हैं। तो 1712 में इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद में फिर वही कार्य उत्तराधिकारी को लेकर उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाइयाँ, युद्ध वगैरह, उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ इनके बीच में, इसके जो पुत्र थे उनके बीच में। और ऐसा माना जाता है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, 1 महीने तक इसको दफनाया ही नहीं गया। 1 महीने तक इसकी जो डेड बॉडी थी उसको दफनाया ही नहीं गया। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। तो अब आगे बात करते हैं इसके उत्तराधिकारियों की। अब आगे बात करते हैं इसके उत्तराधिकारियों की। तो बहादुर शाह के बारे में जो ये पॉइंट है ये देखिएगा बढ़िया तरीके से। सबसे बूढ़ा बादशाह किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को या बहादुर शाह आलम को। किसने कहा था? कफ़ी खां ने। 63 वर्ष की आयु में ये बादशाह बना था। साहिब बेखबर इसकी उपाधि थी। मेल मिलाप की नीति अपनाई थी इसने। और 1707 में साहू को इसने रिहा किया था, जो 1689 में औरंगजेब के द्वारा जिसको कैद किया गया था मुग़ल खाने में, मुग़ल कैद में। ठीक है, मुग़ल कैद में जिसको कैद किया गया था और इसने उसको छोड़ा। मेल मिलाप की नीति अपनाई मराठों के साथ, मेल मिलाप की नीति अपनाई इसने सिखों के साथ, लेकिन मेल मिलाप की नीति सिखों के साथ इसकी विफल हो गई। क्यों? क्योंकि 1708 में ही गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो सेनापति था, ठीक है, उसका जो सेनापति था बंदा सिंह बहादुर, वो इसके खिलाफ फिर से संघर्ष पर उतर आता है। ठीक, और लाहौरगढ़ पे वो सरहिंद पर अधिकार कर लेता है। अब आगे बात करते हैं बहादुर शाह के पुत्रों के बारे में। तो बहादुर शाह के जो पुत्र थे कौन कौन थे? 1712 में मृत्यु होती है। (1712 में मृत्यु होती है किसकी? बहादुर शाह की। 1712 में मृत्यु होती है किसकी? बहादुर शाह की। इसके पुत्र कौन कौन से? जहादर शाह,
रफ़ी-उस-सान, अजीम-उस-सान, जहादर शाह, रफ़ी-उस-सान, अजीम-उस-सान और जहां शाह और जहान शाह, ये इसके पुत्र थे। जहादर शाह, रफ़ी-उस-सान, अजीम-उस-सान और जहान शाह किसके पुत्र थे? बहादुर शाह के। अब इनके बीच में भी उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई होती है, जैसा कि मुग़ल काल में चलता आया है। सभी एक के बाद एक उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई हुई है। यही इनका एक मुख्य कारण ये भी रहा है मुग़लों के पतन का, ठीक है। एक कारण ये भी रहा है उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई हुई, सेना का नेतृत्व नहीं कर पाए, अक्षम सारे के सारे शासक हुए, सारे के सारे अयोग्य बादशाह हुए, एक के बाद एक जो आए वो उतने ही ज़्यादा अयोग्य हुए। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आपने देखा बहादुर शाह ने कुछ काम किया, जैसे मेल मिलाप की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया? मेल मिलाप की नीति से मतलब अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद में इनके आने वाले जो पुत्र हुए वो इनसे भी ज़्यादा लंपट मूर्ख हुए, ठीक है, इनसे भी ज़्यादा लंपट मूर्ख हुए। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं जहादर शाह। जहादर शाह बादशाह बन गया किसकी मदद से? जुल्फ़िकार खां की मदद से ये जहादर शाह बादशाह तो बन गया, ठीक है। किसकी मदद से? जुल्फ़िकार खां की मदद से ये जहादर शाह क्या हुआ? बादशाह बन गया। तो ये असद खां के पुत्र जुल्फ़िकार खां की मदद से ये बादशाह बन गया, ठीक है। जहादर शाह 51 वर्ष की उम्र में ये बादशाह बना था। जहादर शाह 51 वर्ष की उम्र में ये बादशाह बना था। अपने तीनों भाइयों की हत्या करवा कर ये बादशाह बना था जुल्फ़िकार खां की मदद से। जुल्फ़िकार खां पुत्र किसका था? असद खां का। तो उसके बाद में जब ये बादशाह बन गया तो इसने मंत्री बनाया किसको? वजीर बनाया किसको? जुल्फ़िकार खां को। और वकील बनाया अपना किसको? उसके पिता को, असद खां को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं जहादर शाह के बारे में। जहादर शाह कब से कब तक रहा? ये 1712 से लेकर 1713 तक। कौन? जहादर शाह। जहादर शाह, और इसको लंपट मूर्ख नाम से भी ये प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये किसकी मदद से बना? जुल्फ़िकार की मदद से। जुल्फ़िकार खां की मदद से ये बादशाह बने। अपने तीनों भाइयों की हत्या करवाकर कितने वर्ष में? 51 वर्ष की उम्र में बादशाह बना ये 51 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 51, ठीक है। ये बादशाह बन गया। तीनों भाइयों की हत्या करवाकर ये बादशाह बन गया। उसके बाद में इसने क्या किया? इतिहास में ये प्रसिद्ध किस नाम से भी है? ये भी लिख लेना, लंपट मूर्ख। तो मुगल बादशाहों में से किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? जहादर शाह को, जो कि बहादुर शाह का पुत्र था। इतिहास में ये प्रसिद्ध है लंपट मूर्ख के नाम से, याद रख लेना। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी कि लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जहादर शाह को, जो कि बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। उसके बाद में क्या हुआ इसके साथ? इसने अपना वजीर किसको बनाया? इसने वजीर बनाया जुल्फ़िकार खां को, और अपना वकील बनाया किसको? असद खां को। वजीर बनाया इसने किसको? जुल्फ़िकार खां को। वकील बनाया किसको? असद खां को। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, जब ये जुल्फ़िकार खां की मदद से बादशाह बना है, ठीक है, तो इसके पास तो कोई क्षमता वगैरह है नहीं कुछ करने की, तो सारे की सारी पावर जो थी वो किसके पास पहुँच गई? इसके पास, इसके वजीर यानी कि जुल्फ़िकार खां के पास। क्योंकि ये बना ही किसके रहमो करम पे है बादशाह? इसी के रहमो करम पे ये बादशाह बना है। किसके? जुल्फ़िकार खां की रहमो करम पर ये बादशाह बना है। तो बात किसकी मानेगा? जुल्फ़िकार खां की। जो जुल्फ़िकार खां कहेगा वो ये करेगा।
तो इनडायरेक्टली पावर किसके पास थी सारी की सारी, ये सिर्फ नाम का बादशाह था, सारी की सारी पावर थी इसके पास, इसके वजीर के पास, ये खाली नाम का ही बादशाह था, सारी पावर इसके हाथ में थी। याद रखना, जो बादशाह बनाता है उसी के हाथ में पावर होती है, बाद बाकी तो बादशाह सिर्फ नाम के होते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात। तो अब आगे बात करते हैं। इसके शासनकाल में राजस्थान के 2 शासकों के द्वारा विद्रोह किया गया। इसके शासनकाल में राजस्थान के 2 शासकों के द्वारा विद्रोह किया गया। एक तो आमेर के जयसिंह, एक आमेर के जयसिंह, किसके द्वारा विद्रोह किया गया, आमेर के जयसिंह, और मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह। तो इसके शासनकाल में इनके द्वारा विद्रोह किया गया, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, विद्रोह। लेकिन जुल्फिकार खान ने क्या किया, मेल मिलाप की नीति अपनाई, ठीक है, जुल्फिकार खान के द्वारा इन दोनों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई गई और जयसिंह को मालवा की सूबेदारी और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी सौंप दी गई। जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई और अजीत सिंह को गुजरात की। जयसिंह को मालवा की सूबेदारी और अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी गई। और उसके बाद में ही इसने इसी के शासनकाल में जजिया कर प्रतिबंध करवाया था इसने, ठीक है, जजिया पर प्रतिबंध लगवाया था। इसने महाराज किसको, इसी ने महाराजा की उपाधि दी थी किसको, महाराजा की उपाधि दी थी अजीत सिंह को। महाराजा की उपाधि किसको दी थी, अजीत सिंह को, और सवाई मिर्जा की उपाधि दी थी जय सिंह को, ठीक है। महाराजा की उपाधि किसको दी थी, अजीत सिंह को, और सवाई मिर्जा की उपाधि दी थी जय सिंह को। किसके द्वारा दी गई थी, जहांगीर शाह के द्वारा। और जहांगीर शाह का दिल एक दिल्ली की प्रसिद्ध वेश्या या तवायफ पर आ गया था, जिससे कि इसने शादी कर ली थी, या इसकी वो प्रेमिका थी। कौन, लाल कुंवर नाम की इसकी प्रेमिका थी। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका दिल आ गया था दिल्ली की प्रसिद्ध उस टाइम पर जो तवायफ या वेश्या थी लाल कुंवर, उस पर, और वो इसकी प्रेमिका थी और इसी से इसने शादी की थी, ठीक है। तो इसकी प्रेमिका का नाम क्या था, लाल कुंवर। इसकी प्रेमिका का नाम था लाल कुंवर, जो दिल्ली की प्रसिद्ध तवायफ या वेश्या थी। बाद में लाल कुंवर से ही शादी कर ली थी किसने, जहांगीर शाह ने। लाल कुंवर से ही शादी कर ली थी जहांगीर शाह ने, और उसके बाद में शादी करने के बाद लाल कुंवर के जितने भी रिश्तेदार थे उन सबको ये दरबार में ले आया था। किसी को मंत्री बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, यानी कि इसने अपने दरबार में जितने भी पद थे वो सारे के सारे किसको दे दिए, अपनी प्रेमिका के घर वालों को, अपनी प्रेमिका के रिश्तेदारों को, यानी कि अपनी बीवी, बाद में इसने शादी कर ली थी, ठीक है। अपने दरबार के जितने भी पद थे वो सारे के सारे किसको दे दिए, इसके रिश्तेदारों को, किसके, लाल कुंवर के घर वालों को और रिश्तेदारों को। ये बात अन्य शहजादों को अच्छी नहीं लगी, ये बात अन्य शहजादों को अच्छी नहीं लगी। क्यों, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था इस तरीके से ये सारा का सारा नष्ट कर देगा, सब कुछ लुटा देगा, ठीक है, सब कुछ लुटा देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा और मुग़ल साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से कि अगर ये लाल कुंवर पर लंपट रहेगा तो ये इस तरीके से, किस तरीके से शासन कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फर्रुखसियर जो था, फर्रुखसियर के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई
और अगला मुग़ल बादशाह बन गया फ़र्रुखसियर। तो फ़र्रुखसियर के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई, जो कि इसका भतीजा था, जादर शाह का ही भतीजा था फ़र्रुखसियर, उसी के द्वारा सैयद बंधुओं के साथ मिलकर इसकी हत्या करवा दी गई थी। तो ये था यहाँ तक जादर शाह तक का। तो इसकी हत्या करवा दी गई थी किसके द्वारा? इसी के भतीजे फ़र्रुखसियर के द्वारा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ़र्रुखसियर से आगे से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।